बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया। आज दो अहम मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएंगे। पहला मौजू अमरीका की तरफ से ख़त पाकिस्तान को, क्या ये नए दौर का आगाज़ ताल्लुकात के अंदर होने जा रहा है। और दूसरा मौजू जो है वो भी काफ़ी अहम है, जिसमें इसराइल के F-35 तैयारों ने हमला किया दमिश्क में ईरानी कौंसलेट खाने के ऊपर, जिसके अंदर 8 हलाकतों की खबर आ रही है, जिसमें उनके एक कमांडिंग ऑफिसर भी हैं। इन दोनों मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएंगे, लेकिन सबसे पहले पाक अमरीका ताल्लुकात, जिसके बारे में आपको मुख्तलिफ बयानिए मिलते हैं कि ये रोलर कोस्टर रिलेशनशिप है, कभी हनीमून पीरियड होता है और कभी फासले बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान का दावा ये है कि जब भी अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत होती है तो पाकिस्तान के करीब आ जाता है अमरीका, और जिस वक्त उसके सिक्योरिटी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं तो पाकिस्तान से उनके फासले बढ़ जाते हैं। अमेरिका का कहना है कि समटाइम्स पाकिस्तान भी डबल गेम अमेरिका के साथ करता रहा है। बहरहाल पिछली हुकूमत में ज़रा रिलेशनशिप ज़रा टफ़ थे, ज़रा लो प्रोफाइल थे, लेकिन एक दफ़ा फिर ख़त ख़िताबत शुरू हो गई है और प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इस वक्त ख़त लिखा है कि पाकिस्तान के साथ शराकत दारी को हम अहमियत देते हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर और ख़ित्ते की सतह पर जो चैलेंजेस हैं उसका सामना करने के लिए हम साथ खड़े हैं। इसके साथ वो इंसानी हुकूक़ की भी बात करते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर इस पर भी काम करेंगे और पाकिस्तान की तरक्की के को फ़रोग़ देने के लिए भी साथ काम करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी जवाबी ख़त लिखा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है और साथ साथ अमरीका के साथ आलमी सलामती के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार है और ख्वाहां है। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब मौजूद हैं, डॉक्टर फ़राह नाज़ जो ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और डॉक्टर कमर चीमा तो हमेशा हमारे साथ होते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, प्रोग्राम के पैटर्न के मुताबिक आपसे पहला वो होता है, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? क्या ये एक तासुर जाता है कि नया चैप्टर शुरू होने लगा है, या ये तासुर जाता है कि ग़ालिबन अमेरिका इस खित्ते में दोबारा अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने जा रहा है? तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना तो नया चैप्टर शुरू होने वाला और ना ही अमेरिका इस खित्ते में कुछ दोबारा आना चाह रहा है या कोई इस खित्ते में अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाना चाहता है। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता है कि पिछले वज़ीर-ए-आज़म जो इमरान खान साहब चेयरमैन जो पीटीआई थे, उनके दौर में मामलात जो थे वो काफ़ी ख़राब हो गए थे, एंटी अमेरिकनिज़्म बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि उस वक़्त के चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ ने अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को ख़त लिखा था कि वो बाइडेन साहब से फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, जो उन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने भी एक टफ लाइन ली और अमेरिका को यह महसूस हुआ कि पाकिस्तान के साथ मिनिमम लेवल पे एक कोऑपरेशन एंगेजमेंट रहनी चाहिए और वो व्हाइट हाउस से होनी चाहिए। आपको पता है कि स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन, बाकी तो लोग पाकिस्तान से इन टच रहते हैं, लेकिन आपको पता है कि ताल्लुकात डाउनग्रेडेड हैं। जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, किसी भी सेक्रेटरी लेवल के जो शख्स है या ओहदेदार है, उसने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया और कभी फोन भी उस तरह नहीं किया जैसे पहले माजी में एक एंगेजमेंट रहती थी। सो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की दोबारा कोई बड़े पैमाने पे एंगेजमेंट होने जा रही है। हाँ, जो एक डाउनग्रेडेड ताल्लुक के साथ अगर आप पढ़ें, अमेरिकी सदर का खत पढ़ें कि हम ग्रीन अलायंस में आपके साथ हैं, इकोनॉमी में आपकी मदद करेंगे और थोड़ा सा आपको जो 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 दुनिया में अमन लाने के लिए और दहशतगर्दी में जो कोऑपरेशन है उस पे बात की है उन्होंने। इसके अलावा नहीं वो किसी किस्म की बात कर रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान के ये जो खत है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को मैनेज करना और पब्लिक ओपिनियन मैनेज करने के मुताबिक मैं इसको समझता हूँ। मैं इसको को बहुत अहमियत नहीं देता इस सेंस में कि बायलैटरल ताल्लुकात जो हैं वो बहुत अहम हो जाएंगे। मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र होती डॉक्टर नहीं आ साहब, रही। ये जो आप बात करें, इसका मतलब ये जो कांग्रेशनल हियरिंग हुई है जिसमें डोनाल्ड लू जो असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी हैं, उनका जो मुआखज़ा हुआ है, गालिबन उसके बाद जो इमेज था वो कुछ तासुर अच्छा नहीं बन रहा था, उसको मैनेज करने के लिए आप कह रहे हैं कि इस तरह का ख़त लिखा गया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये वो भी है। शायद व्हाइट हाउस जो है वो कम्प्लीटली डिसएसोसिएट था पाकिस्तान के साथ और शायद अमेरिकी ओहदेदार ये समझते थे कि पाकिस्तान जो है वो पसंद करता है कि उसको हाईएस्ट लेवल पे किसी तरीके से इंगेज किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान को हाईएस्ट लेवल पे इंगेज नहीं किया गया, मिनिमम लेवल यानी कि फोन पे की सतह पे भी या खत की सतह पे भी, तो पाकिस्तान जो है उसको वहां पे पब्लिक ओपिनियन अच्छी पब्लिक ओपिनियन बनाना मुश्किल होगा। से ये मेरी जाती नजर में सिर्फ एक पब्लिक ओपिनियन एक्सरसाइज है।
अदरवाइज एक लो लेवल पे एक कॉपरेशन ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ चल रहा है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो अहदेदार है वो पाकिस्तान आते रहते हैं, डायरेक्ट शोले और बहुत सारे और लोग भी आए हैं। अमेरिका पाकिस्तान की मदद भी करता रहा है, लेकिन माजी में देखा है कि 2021-22 में 23 में मदद ज्यादा थी, अब मदद जो है वो कम होती जा रही है। तो लार्जली पाकिस्तान को देखते हैं वो सिक्योरिटी लेंस से भी। आपने देखा होगा जब भी पाकिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, तो जो टॉम वेस्ट हैं, जो अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान है, वो भारत और यूएई गए हैं, वो पाकिस्तान नहीं आए डॉक्टर साहब। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस पैमाने में भी कुछ समझ नहीं आ रही कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोच रही है और किस तरह चीजों को लेकर चल रही है। आज भी एससीओ लेवल पे एक अफगानिस्तान पे मीटिंग हुई है, लेकिन अमेरिका किसी किस्म के इनिशिएटिव को वहां पे नहीं चला रहा। सो मुझे तो ऐसे लगता है कि ये एक पब्लिक ओपिनियन एक्सरसाइज है, और इससे ज्यादा शायद कोई अमेरिका हमें हमारे साथ इस पैमाने पे इंगेज होने को तैयार नहीं है। ठीक है। बहरहाल ये बड़े स्केल पे ये है। बाकी पाकिस्तान की जो जो एक्सेस है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो पेंटागन स्टेट डिपार्टमेंट के साथ अच्छी है, लेकिन हाईएस्ट लेवल पे नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, जिस तरह से डॉक्टर कमर चीमा साहब ने कहा कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ हमेशा सिक्योरिटी ताल्लुकात रहें, ग़ालिबन यही वजह है कि आपके रिलेशनशिप अनस्टेबल रहते हैं, बिकॉज सोसाइटी के लेवल के ऊपर इकॉनमी के हवाले से आपके कोई ख़ास ताल्लुकात अमेरिका के साथ नहीं रहे। कहा ये एक बयानिया ये आ रहा है कि अफ़गानिस्तान में दाइश की मौजूदगी, टीटीपी की मौजूदगी, जिसके ऊपर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पीस वाशिंगटन डीसी ने भी बार बार रिपोर्ट कर रहा है, जनरल इरिक की जो सेंटकॉम के कमांडर हैं उनकी भी स्टेटमेंट्स हैं। क्या अमेरिकन दोबारा इंटरेस्ट ले रहे हैं? उन्हें लगता है कि जहां हम फंसे हुए हैं गज़ा इजराइल वॉर और यूक्रेन के फ्रंट के ऊपर, वहां थोड़ा बहुत हम पाकिस्तान के साथ मिलकर इस फ्रंट को भी ज़रा टैकल करें? इज़ इट पॉसिबल सर? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अगर तो आप इस चीज़ को बाइडेन के ख़त के तनाजुर में बात कर रहे हैं, तो मेरी नज़र में बाइडेन के ख़त के तनाजुर में इन चीज़ों को किसी वाइडर एंगल में या किसी विजनरी एंगल में व्यू करना, वो आजकल के हालात के मुताबिक और अमेरिका के कॉन्डक्ट के मुताबिक ठीक नहीं होगा। सही। इसलिए कि बाइडेन इज इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ हिज प्रेसिडेंसी नाउ, और अभी आप रिसेंटली टाइम मैगजीन को अगर उठा के देखें, उन्होंने एक आर्टिकल छापा है जी, जिन्होंने लिखा है कि बाइडेन campaign is in trouble, and the things he is trying to do in America, will the turnaround plan work over? फिर वो जहाँ भी कैंपेन के लिए मिशिगन बाकी जगहों पे गया है, वहाँ उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। ट्रम्प की भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। लगता है अमेरिकन पब्लिक के एटीट्यूड से और जिस तरह गजा की वॉर के खिलाफ वहाँ पे मुजाहरे आपकी नज़रों से और दुनिया की नज़र से गुजरे हैं, तो ट्रम्प इज ऑन हिज वे आउट। मार्च का महीना है, नवंबर में इलेक्शन होने, तो ये जो टाइम होता है, इस टाइम के अंदर जब आप अपनी कैंपेन के अंदर एंटर हो जाते हैं, तो वो जो एक प्रेसिडेंशियल डेक्री और प्रेसिडेंशियल इन्फ्लुएंस चीजों पे होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता लूज होता चला। दूसरी बात पाकिस्तान के ताल्लुकात के हिसाब से, तो जब से अमेरिका ने इंडिया के साथ डिफेंस पैक्ट और बहुत सारे जो है डिफेंस से रिलेटेड वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाने का और टेक्नोलॉजी सेल करने का प्रोग्राम बनाया है, और जिस तरह चाइनीज़ को काउंटर करने के लिए, और अभी रिसेंटली भी चाहे गलवान के अंदर चाइनीज़ की और इंडियंस की थोड़ी चपकलिश की खबरें आनी हैं, और जिस तरह इंडिया जो है वो अमेरिका को चाइना के बैलेंस के साथ बैलेंस करना चाहता है, तो उसमें पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान से उनके पेपर ताल्लुकात तो हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर आप कोई कमिटमेंट कहें या कोई पॉलिसी कहें, तो वो मुझे नजर नहीं आती। क्योंकि जो कुछ बाइडेन ने अपने खत में लिखा है, एक तो वो झूठ है, दूसरा वो अय्यारी है, दूसरा वो मक्कारी है, और दूसरा वो एग्जिस्टिंग रियलिटीज के खिलाफ है। वो कहता है जी ह्यूमन राइट्स की हम ह्यूमन राइट्स पे काम करेंगे, तो गजा के अंदर जो कुछ वो अमरीका कर रहा है इजराइल के साथ, जिस तरह पैदाइश से कत्लेआम कर चुका है, तो वो अंधा है, उसको नजर नहीं आता कि इंडिया क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है गजा के अंदर, किस तरह लोगों की जानों से खेला जा रहा है, और पूरी की पूरी अमेरिकन उसके खिलाफ है। या आप ग्रीन रेवोल्यूशन कह लें या आप इकोनॉमी कह लें। हाँ, इकोनॉमी के एस्पेक्ट जब आप देखते हैं तो उसमें ये जरूर है कि इस दफा
जो इंटरनेशनल अपना IMF का जो एटीट्यूड है, और जिस तरह वो आके यहाँ से पाकिस्तान से होके उन 2 3 4 दिन के बाद उनका ये खत आया कि वो उनका एक स्टेटमेंट आया कि हमारा हो गया, हम जा रहे हैं, वो बुनियादी तौर पे इसलिए है कि पाकिस्तान की प्रेजेंट गवर्नमेंट कॉम्पोजिशन जो है और इसके अंदर जो जो चीजें हुई हैं और जिस जिस तरीके से हुई हैं वो तमाम की अमेरिकन के बिहस्ट के ऊपर हुई हैं और अमेरिकन उसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, क्योंकि रिजीम चेंज जो है वो अमेरिकन का ओरिएंटेड था। और आपने देखा रिसेंट हियरिंग जो जिसका आपने मेंशन किया डोनाल्ड, वो जो कुछ हुई है अमेरिका के अंदर, उससे अमेरिका का पूरा चेहरा जो है वो खुल के सामने आ गया। और बल्कि अमेरिका के अंदर अमेरिकन कांग्रेसमैन जो हैं उन्होंने बहुत लताड़ा है अमेरिकन हुकूमत को कि आपने जी हमें हमारे ऊपर इतना बैकलैश क्यों आ रहा है और हमारे खिलाफ इतनी बातें क्यों हो रही हैं। तो उसके अंदर कोई पॉलिसी पैरामीटर शामिल नहीं है, अमेरिकन पब्लिक के और अमेरिकन कांग्रेसमैन के प्रेशर से मजबूर हो गया। दूसरा एक बात जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान आर्मी के और पेंटागन के बड़े क्लोज ताल्लुकात चलते रहते हैं और वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छी है इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट रिलेशनशिप। आप गवर्नमेंट की पॉलिटिकल रिलेशनशिप जो मर्जी रहे, लेकिन पाकिस्तान ने एक अमेरिका की फौज के साथ मिलके एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। CIA के और ISI की रिलेशनशिप बड़ी क्लोज रिलेटेड रही है। देखिए, अगर तो सिंसियरिटी है अमेरिकन की रिलेशनशिप में जब वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की बात करते हैं, अगर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन CIA या पेंटागन या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई सिंसियर दहशतगर्दी के वाकयात ना हो, तो फिर तो अमेरिका को अफगानियों से बात करनी चाहिए ना, इसलिए कि दहशतगर्दी तो अफगानिस्तान से ओरिजिनेट हो रही है। और अमेरिकन स्पोक्स पर्सन भी कह चुका है और अमेरिकन की तरफ से भी इंडिकेशन आई है कि अफगान हुकूमत इज इन्वॉल्व इन टेररिज्म इन पाकिस्तान। और आपको पता है कि अफगान हुकूमत वो तमाम हथियार जो अमेरिका छोड़ के गया था वो उन तमाम दहशत ग्रुपों को बेच भी रही है और वो उसको स्मगल भी कर रही है, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। जितने भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं उन सब के अंदर अमेरिकन NVGs इस्तेमाल हुई हैं, थर्मल इमेजर्स इस्तेमाल हुए हैं, रिपीटर गन्स इस्तेमाल हुई हैं, स्नाइपर राइफल्स इस्तेमाल हुई हैं, नाइट विजन गॉगल्स इस्तेमाल हुई हैं। वो सारी अमेरिकन ओरिजिनेटेड, अमेरिकन मेड और अमेरिकन आर्मी के यूज में थी। ब्रिगेडियर साहब ये एनालिस्ट हैं बैरूत से, गालिबन उनका नाम शर्मीन है। उनकी एक रिपोर्ट आई है, द क्रेडल ने उसको पब्लिश किया है, जिसके अंदर वो कहती है दाइश को जिस तरह से एयर लिफ्टिंग की गई है सीरिया से और फॉरेनर जो ISIS के जो अराकीन थे उनको एयर लिफ्टिंग करके अफगानिस्तान सेटल किया गया। वो कहती हैं कि अब हमें समझ आ रही है जो मास्को के अंदर जो कंसर्ट हॉल के अंदर धमाके हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें खराबियां पैदा की जा रही हैं ताकि जो पाइपलाइन है, जो रोड कनेक्टिविटी है, वो न कायम होने पाए। आपका पॉइंट आ गया ब्रिगेडियर साहब। अगर आप मुझे इजाज़त दें डॉक्टर फराह की तरफ जाते हैं। डॉक्टर फराह, एक तरफ डॉक्टर कमर कहते हैं कि ये कॉस्मेटिक डेवलपमेंट है, पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस उस अंदाज से नहीं है, गालिबन लोगों को राज़ी करने के लिए इस तरह के खतूत लिखे गए और वो समझ भी आती है चूँकि ट्रांस अटलांटिक जो सिक्योरिटी डायलेमा है, ट्रांस पैसिफिक, वहाँ पे अमेरिकन फंसे हुए हैं, लिहाजा पाकिस्तान उनके लाइमलाइट के अंदर नहीं है। दूसरा, ब्रिगेडियर साहब का भी फरमाना है कि ये ख़त जो है ड्रामा है, बिकॉज जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है उनकी बड़ी वीक पोजीशन है। लेकिन इस ख़त के अंदर प्रेसिडेंट जो बाइडन कहते हैं कि ख़ित्ते और बैनुल-अक़वामी जो मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, उनका सामना करने के लिए हम पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे। भाई, बैनुल-अक़वामी सतह पे तो पाकिस्तान के मफादात ही नहीं है। पाकिस्तान के तो मफादात ख़ित्ते की सतह तक हैं, एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ हमें प्रॉब्लम अफ़गानिस्तान से आ रहा है, उसमें हमारी क्या मदद करेंगे? देखिए, आपके दोनों जो पैनलिस्ट है उन्होंने बहुत मज़े की इंफॉर्मेशन शेयर की है और बोथ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन आई थिंक इफ़ यू लुक इनटू द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लेटर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि बाइडन को 1100 दिन लगे ये ख़त लिखने में, पाकिस्तानी हुकूमत के साथ राब्ता इस्तेमाल करने में। क्योंकि जब बाइडन आए थे तब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत थी, उन्होंने उनको ना फ़ोन करने की जो कहते हैं ना ज़हमत की, ना कोशिश की, ना पाकिस्तान के साथ जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन है उनको इस्तेवार रखने की कोशिश की। तो अगर 1100 दिनों के बाद बाइडन एक ख़त लिखता है तो टू मी दिस इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे उसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस मैं कैसे देखती हूँ एज एन एनालिस्ट। at the moment Pakistani government is going through very fragile kind of situation, और इस फ्रेजिलिटी को देखते हुए और उनकी वीकनेसेस को देखते हुए मुझे लगता है ये ख़त एक किस्म का उनको हौसला देना था कि वी आर एट योर बैक,
we will support you. So stay strong. This was somewhat a message conveyed to different quarters in the Pakistani society and in Pakistan overall. फिर उसके अलावा रीजन की बात करें तो जिस तरीके से अमेरिकन एम्बेसडर पूरे पाकिस्तान में दिन दहाड़े फिर रहे हैं, हर किसी से मिल रहे हैं, हर उस जगह जा रहे हैं जहाँ उनका कोई काम ही नहीं है, जहाँ उनका कोई डिप्लोमेटिक कोई जो कहते हैं ना आपके मूवमेंट्स भी जो होती है एम्बेसडर्स की वो भी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है, बट ही इज़ गोइंग ऑल ओवर द प्लेसेस जहाँ पे शायद उनको ना भी जाना हो. दैट इंडिकेट्स कि वो कुछ कर रहे हैं, दे आर इन टू समथिंग, दे आर पासिंग सिग्नल्स टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनल कंट्रीज जिसमें चाइना आ जाता है. तो इस तरीके की मूवमेंट्स जो है और ये जो अभी चाइनीज़ के साथ हुआ है, उनके साथ सिक्योरिटी ब्रीच का वाक़या हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन का ख़त लिखना, ये तमाम डॉट्स कनेक्ट करने के बाद यही मैसेज देना चाह रहे हैं टू चाइना कि वी आर देयर एंड वी विल बी स्टैंडिंग वेरी स्ट्रांगली ओवर देयर. सेकेंडली, अभी अफ़गानिस्तान से ये निकल तो चुके हैं, जिस आपने रिपोर्ट की बात की कि जिस तरीके से इस्लामिक स्टेट के लोगों को हेलीकॉप्टर्स के थ्रू लाया गया अफ़गानिस्तान में और उनको प्लेस किया गया, दैट वाज़ आल्सो अ स्ट्रेटेजिक प्लांटेशन ऑफ ऑल दोज़ पीपल, ताकि बवक़्त ज़रूरत उनको इस्तेमाल में लाया जाए और वो इस्तेमाल हो भी रहे हैं. हम देख रहे हैं जिस तरीके से आइसके खुरासान और ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं, वो तमाम वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं. सो दे हैव देयर ओन पीपल ओवर हियर. प्रॉबली नाउ मुझे एक मैसेज इस ख़त के ज़रिए से जो दिया गया है कि शायद तालिबान जो करंट उनकी हुकूमत है उनको समझ आ गई होगी. What sort of समझ are they talking about? Is there something that their diplomatic relations with Washington या उनके किसी terms and conditions को मानना या कुछ करना? So there is something happening in the background जो जिसकी अभी information खुल के सामने नहीं आई है. And I think with each passing day we all will be learning about there will be further developments on this. क्योंकि ये ख़त लिखना मामूली चीज़ नहीं, इसको हमें लाइट नहीं लेना चाहिए. In terms of जो बात कर रहे हैं कि अभी हुकूमत उनकी ख़त्म होने जा रही है, नए इलेक्शंस आ रहे हैं, probably there's a way कि ये किस तरीके से बताना चाह रहे हैं कि we still wants to keep terms and our interest in Pakistan is still valid. तो ये काफ़ी मल्टीपल मैसेजिंग है जो इस लेटर से मिल रहे हैं. डॉक्टर फरा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो माइक्रो मैनेजमेंट थी जिसकी वजह से पूरे अफ़गानिस्तान में ये तासुर गया कि अमेरिकन ने उनको कॉलोनाइज़ किया और गालिबन यही वो वजह थी जो एंटायर तालिबान एलिमेंट्स था अफ़गानिस्तान की सोसाइटी में, वो प्रो तालिबान के अंदर कन्वर्ट हो गया. तो पाकिस्तान में भी जो अमरीकी सफ़ीर का धंधनाते फिरना, इधर से उधर जाना, तो ये एक आपको लगता है कि ये गलत तासुर दे रहा है और पाकिस्तानियों के जहनों में एक गलत तासुर पैदा हो रहा है अमेरिका का? देखिए, एक चीज़ तो वाज़ेह हो चुकी है, हमारे जो भी इलेक्शन आउटकम्स भी आए हैं और जिस तरीके से अमेरिका की के साथ वो जो कहते हैं ना, मैं हेट्रेड नहीं कहूँगी लेकिन अमेरिका का जो सही चेहरा है वो खुल के सामने आना. क्योंकि वी स्टिल लाइक वी लव टू कीप गुड रिलेशंस विद द वेस्टर्न कंट्रीज़, विद ऑल द पावरफुल कंट्रीज़ जिसमें अमेरिका भी है जो वर्ल्ड सुपर पावर है एट द मोमेंट. तो उनके साथ हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन देयर इज़ अ ह्यूज पोलराइजेशन इन पाकिस्तान एट द मोमेंट. पब्लिक एक साइड पे है, हुकूमत दूसरी साइड पे है. तो ये जो रिफ्ट है ये बहुत स्ट्रांग हो रही है. प्रॉबली अमेरिका रियलाइजेस इट कि पाकिस्तान में अब अमेरिका के खिलाफ चीज़ें बहुत ज़्यादा चल पड़ी है. देयर आर एविडेंसेस अटैच्ड और उन एविडेंसेस को लेते हुए दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर इमेज नाउ. लेकिन बहुत देर हो गई है इनको अपनी इमेज, जितनी स्पीड से वो इमेज ख़राब हुई है उस स्पीड से अगर ये ठीक करेंगे तो और मज़ीद ख़राबी पैदा होगी. ये बिल्कुल ठीक लेकिन है, इनको बिल्कुल आपने सही फरमाया. नाजरीन, यहाँ पे हमें छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ती है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं ये सिर्फ कहता जाऊँ कि पाकिस्तान के अंदर एंटी अमेरिकन फीलिंग्स मौजूद नहीं है. पाकिस्तान अमेरिकन इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसको पसंद करता है. इंग्लिश लैंग्वेज हम यहाँ पे बोलते हैं, बहुत सारे उनके कल्चरल सिंबल्स हम यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं. लेकिन ये जो अमेरिकन पावर बेस्ड पॉलिसी है, उस पावर बेस्ड पॉलिसी के ख़िलाफ़ एक ग्रीवेंसेस ज़रूर मौजूद हैं. वो फ़कत पाकिस्तान में नहीं है, पूरे ग्लोबल साउथ के अंदर नज़र आएगा, मिडल ईस्ट के अंदर आपको वो चीज़ नज़र आएगी. यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे. वेलकम बैक नाजरीन. वक्फे से पहले ब्रिगेडियर गजनफर हुसैन, डॉक्टर फराह नाज और डॉक्टर कमर चीमा बात कर रहे थे जो प्रेसिडेंट बाइडन ने ख़त लिखा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को. 3 मुख्तलिफ पहलुओं हमारे सामने आए हैं. डॉक्टर कमर चीमा साहब, अगर आप हमारे मेहमानों से कोई सवाल करना चाहें. जी बहुत शुक्रिया. मैं सवाल करना चाहता हूँ ब्रिगेडियर साहब से. ब्रिगेडियर साहब, ये फिर पाकिस्तान जो बार बार एक चीज़ कह रहा है जी कि
बहुत सारा जो असला इस्तेमाल हो रहा है अफगानिस्तान में, जो कि अफगान तालिबान और टीटीपी के हाथ इस्तेमाल हो रहा है, वो उसके लिए पाकिस्तान क्यों नहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात कर रहा? हमारा केस सिर्फ अफगानिस्तान के साथ ही क्यों है? हमें ये बात करनी चाहिए, इस पे जरा कमेंट करें कि जब दुनिया दहशतगर्दी की जंग लड़ना चाहती थी तो हम तैयार थे, हमने अपना सब कुछ उनके साथ दिया। आज जब पाकिस्तान को वही दहशतगर्द ग्रुप हमला करना चाहते हैं तो दुनिया में ना तो शायद हमने अपना केस बिल्ड किया और ना ही दुनिया इसमें शायद हमारी सुन रही है। ये पाकिस्तान दुनिया के साथ क्यों नहीं इस इशू पे एंगेज कर रहा कि आप हमें इस तरह छोड़ के क्यों गए हैं, और क्यों तालिबान को इस अंदाज में छोड़ के गए हैं कि वो दहशतगर्द जमातों को होस्ट कर रहे हैं? ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे इस पे? जी, बात तो आपकी जो मेरिट है, जो इखलाक है, इखलाकियात है, और जो लीगैलिटी है, जो दुनियावी कानून जो है उसके मुताबिक तो ठीक है। लेकिन इसको इस तनाजुर में अगर आप देखेंगे कि इसराइल के अंदर, इसराइल जो है वो 35,000 पैलेस्टीनियंस को मार चुका है, और वहाँ पे अमरीकी असला और बरतानवी असला, और अभी बरतानिया ने परसों एक करारदाद पास की है वहाँ पे। उन्होंने कहा कि जी जो कुछ मर्जी हो जाए, हम इसराइल को हथियार सप्लाई करते रहेंगे। और कितने बिलियन डॉलर्स का जो है वो हथियार उधर सप्लाई हुए। बल्कि अभी पिछले दिनों अमेरिकन कांग्रेस में एक ऑब्जेक्टिव वो आ रहा था, आवाज़ें उठ रही थी कि बाइडेन ने कांग्रेस की अप्रूवल लिए बगैर और कमेटी की अप्रूवल लिए बगैर जो इसराइल को असला दे दिया। इसराइल जितने लोगों को मार रहा है वो अमेरिकन असला ही यूज करके मार रहा है, वेस्टर्न असला इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन के अंदर जो अमरीका कर रहा है, और जो यूक्रेन की बैटल के अंदर बहुत सारी जो बयानात आ रहे हैं, बल्कि एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान ने भी यूक्रेन को असला दिया। अब इससे पहले अगर आप थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा, हिलरी क्लिंटन का एक बयान था, और हाईकोर्ट हिलरी क्लिंटन, उसने पाकिस्तान में जो कुछ दहशतगर्दी हो रही है इन इलाकों में, ट्राइबल एरिया में, उसके बारे में उसने ये कहा था, एंड कोर्ट हिलरी क्लिंटन, शी सेड कि जी पाकिस्तान के इन इलाकों में जो दहशतगर्दी हो रही है और जो कुछ हालात ख़राब हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इरेटिक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। और वो फॉरेन पॉलिसी ये थी, या अमेरिका इरेटिक अमेरिकन पॉलिसी, कि अमेरिकन ने जितने लोगों को भर्ती किया था जहाद के नाम पे फारूक मस्जिद न्यूयॉर्क से, और जिनको लेके आया था यहाँ पे जहाद लड़ने के जहाद के नाम पे, उन सबको दहशतगर्द बना के, मिलिटेंट बना के उसी इलाके में छोड़ दिया गया। उन्होंने वहाँ पे तंजीमें बना ली और फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गए। तो बात ये है डॉक्टर साहब कि पाक अमेरिका का और CIA का ड्यूबियस एटीट्यूड जो है वो दुनिया में किसको नहीं मालूम। अभी एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुनव्वर एक रिपोर्ट कोट कर रहे थे जो बिल्कुल ठीक है कि ISS के लोगों को उठाया गया, और यानी व्हाइट हाउस तक ने $800 मिलियन, एक ब्रिगेड था 3D वहां पे जो दहशतगर्द तंजीमें लड़ रही थी सीरिया के अंदर, उधर उधर से डायरेक्ट सैंक्शंस की उन लोगों को सीरिया की हुकूमत खिलाफ लड़ने के लिए। जो कुछ इराक में हुआ WMD के ऊपर, फिर पूरी दुनिया ने कहा, एक बरतानिया में सर चिलकोट इंक्वायरी हुई, वो 7,000 पेजेस की इंक्वायरी है, उसमें सर चिलकोट ने कहा कि अमेरिका को वो इराक के पास WMD ठीक थे ही नहीं, अमेरिका ने उसको तबाह कर दिया, सीरिया को तबाह कर दिया, लिबिया को तबाह कर दिया, जस्ट फॉर इट्स ओन इंटरेस्ट। इराक को तबाह किया कि वो कॉन्डोलीजा राइस नाम का एक वहां पे लाइनर भी चलता था जहां से तेल चुरा के लेके जाते थे इराक में। तो अगर आप सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके आज तक देखेंगे तो बड़ी ताकतें सिर्फ तेल के लिए, एनर्जी के लिए जंग लड़ रही है। क्यों नासिर को मारा गया था, किस तरह जब उसने रेड अपना वो जो है नेशनलाइज की थी उसको, स्विस कैनाल को जी, मुसद्दक ने जब निकाला था ब्रिटिश को ईरान से और तेल नेशनलाइज किया था, तो उसको मुसद्दक को उठा दिया गया। बरतानिया ने अमेरिका को कहा कि जी आप एक प्लान हैश करो और मुसद्दक को नीचे गिराओ, शाहजहां। तो ये जो बड़ी अमेरिका जैसे जो ड्यूबियस ताकतें, अमेरिका कहता है कि मेरी फॉरेन पॉलिसी मानो, नहीं तो मैं तुम्हारे कनपट्टी पे गन रखूंगा, नहीं मारोगे तो गन चला के तुम्हें मार दूंगा, ये उनका ऑप्शन है, और यही आज तक वो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान कह तो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की क्या दुनिया बात सुन लेगी? क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि अमेरिकन असला छोड़ के गए थे, रातों रात भाग गए थे, क्या उन्होंने पाकिस्तान को बताया था कि हम जा रहे हैं? दे लेफ्ट एंड दे जस्ट रन अवे। और उसके बाद पाकिस्तान था जो उनकी डर्टी लीनन पीछे जाके काबुल एयरपोर्ट पे साफ कर रहा था, वहां लोग जो वो जो जहाजों के साथ लटक के मर गए, अमेरिका को कोई परवाह नहीं थी। अभी आपने कहा कि हम इलीगल अफगान महाजिन को निकालेंगे, वो 24,000-25,000 महाजिन यहाँ पे वो भी हैं जिनको अमेरिका ने कहा कि हम अमेरिका ले जाकर रीसेटल करेंगे। 3 डेलीगेशन थे इमिग्रेशन से लेके स्टेट कंट्रोल तक जो पाकिस्तान के अंदर ऊपर चले 3 दिनों में आए, और उन्होंने पाकिस्तान को मजबूर किया गन कनपट्टी पर रख के कि आपने इन लोगों को नहीं निकालना। और वो अफगान महाजिन, इलीगल रहने वाले अपना अफगान महाजिन है जिनकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। दे आर इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म इन पाकिस्तान।
अफगान गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन टेररिज्म पाकिस्तान। ये जो अपना हाफिज गुल बहादुर टाइप आदमी जो हैं, इसके ताल्लुकात किससे है? सिराजुद्दीन हक्कानी और हक्कानी नेटवर्क का ये मेंबर रहा है। इसने एक मजलिस से पता नहीं क्या अपना मुजाहिदीन बनाई थी नॉर्थ वजीस्तान में, फिर यहाँ से वो भाग गया था। मंगलबाग कहा था, मंगलबाग वाज लिविंग इन नूरिस्तान, और पता था अपना अफगान तालिबान ने सबसे पहले काम किया पावर के लेके, क्या किया? जितने दहशतगर्द पड़े थे जेलों में तो उनको छोड़ दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। तो बात यह है कि अगर पाकिस्तान कह रहा है तो अमेरिका को प्रेशराइज करना चाहिए ना। आप जो बात करते हैं कि जो बाइडन के लेटर की बहुत अहमियत है, और जो बाइडन मतलब है जो बाइडन, अमेरिकन कौन होते हैं पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने वाले? कोई देयर रैशनल? क्या पाकिस्तान सफीर जाके अमेरिकन प्रेसिडेंट को मिल सकता है और उनके स्टेट उनके इलाकों का दौरा कर सकता है? सो देयर इंटरेस्ट इज कि वो जो है ना कि पाकिस्तान को वो भी दे दो, वो कैरेट और स्टे, वो ताल्लुकात होते हैं हनी एंड कैरेट, अपना रिलेशनशिप वो कायम रखो, कि इनको डिस्टेबलाइज भी रखो, इनके अंदर दहशतगर्दी का फिजर भी रखो, और उसके बाद एक झूठा अपना लफाजी से बड़ा हुआ खत लिख दो कि जी हम आपके साथ इकोनॉमी में काम करना चाहते हैं, हम आपके साथ जी दहशतगर्दी में काम, दहशतगर्दी चाइनीज मर रहे हैं यहाँ पे, कल चाइनीज के ऊपर हमला हुआ है, अमेरिकन असलाफ इस्तेमाल हुआ है, बजाय इसके वो अफगान तालिबान को कहें कि भाई आप क्यों ये काम कर रहे हैं, दे हैव नॉट स्पोकन ऑन दैट। सो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान इसको पॉइंट आउट कर सकता है, लेकिन इसको यूएन सिक्योरिटी जनरल के अंदर और हमारी मुख्तलिफ मीटिंग्स में यूएन लेवल के ऊपर भी पाकिस्तान को जरूर इस चीज़ को उठाना चाहिए कि पाकिस्तान जो दहशतगर्दी का शिकार है, इट इज बिकॉज ऑफ द इरेक्टेड अमेरिकन पॉलिसीज एज सेट बाय हिलरी क्लिंटन। बहुत अर्से पहले ये चीज़ कही थी। तो अब ये चीज़ें जो है कहाँ पर रुकती, कहाँ पे हैं? रुकेंगी तो नहीं, क्योंकि अफगान तालिबान और वो तो इन्वॉल्व इन मैसिव टेररिज्म इन पाकिस्तान, और वो पोर्ट्रे करते हैं, वो एजुकेट करते हैं दहशतगर्दी को। अभी कल परसों ही उनका एक बयान था कि जी वो औरतों को भी फ्लॉग किया जाएगा और ये किया जाएगा। खैर हम उसके अंदर उनके इंटरनल मामला में हमें नहीं दखल देना चाहिए, वो अपने मुल्क में जो कुछ मर्जी करें, बट बिकॉज ऑफ देम हमारे यहाँ जो इनोसेंट लोग टारगेट हो रहे हैं और शहीद हो रहे हैं, और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो शहीद हो रहे हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान को इस लेवल को दुनिया के अंदर रेज करना चाहिए, और यूएन लेवल के ऊपर रेज करना चाहिए, यूएन की आर्मामेंट कमेटी के अंदर इस चीज को रेज करना चाहिए, ह्यूमन राइट्स कमेटी के अंदर रेज करना चाहिए, और अमेरिका को चाहिए कि अफगानिस्तान को प्रेशराइज करे कि उनके असले को इस्तेमाल ना करो, जिस तरह वो पाकिस्तान को कहता है कि हमारे F-16 जो है वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकते। जी बिल्कुल ठीक है। मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ, मैडम फरा से। मैडम ये जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं, मतलब 15-18 साल 20 साल हम अमेरिका के तहादी रहे हैं, ये हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम पहले हम समझ 2015 से लेके 20 तक तो हम समझ बैठे थे कि शायद दहशतगर्दी खत्म हो गई है, वो उन दिनों वाकयात कम हो रहे थे और हमने समझा शायद ये दहशतगर्द भाग भूग गए हैं, कोई मसला नहीं है। ये 20 ऑनवर्ड फिर शुरू हो गए हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास फौज भी है, रिसोर्सेज भी हैं, हम जाने भी दे रहे हैं, माल भी लगा रहे हैं, मतलब नेशनल रिजॉल्व की भी कमी कोई नहीं है, लेकिन हम इस मसले को क्यों ओवरकम नहीं कर पाए? हम सारा टाइम अगर दूसरों पे ये तनकीद करते रहे कि वो ऐसे नहीं कर रहा तो वो ऐसे नहीं कर रहा, तो हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है? हमारे इंटरनल चैलेंजेस क्या हैं जिसकी वजह से हम ये नहीं इसको रोक पा रहे, या कि सारा टाइम आप समझती हैं कि एक्सटर्नल ही ब्लेम करना ठीक है? मैडम आप कैसे समझती हैं? सबसे पहली चीज़ हमें देखना होगा कि क्या हम इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकते हैं जिनके हवाले अमेरिका ने जाते वक्त $7 बिलियन वर्थ ऑफ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ा हुआ है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें तो पाकिस्तान को अपने इकोनॉमिक टर्मोइल से, जो इंटरनल पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी है, उसको निकलने के लिए IMF से कोई 3 to 4 बिलियन वर्थ ऑफ लोन चाहिए होता है, और वो लोन और जो 7 बिलियन वो वहाँ पे छोड़ के गए हैं, इट्स डबल देन दैट अमाउंट। तो उनकी अहमियत और उनकी कैपेसिटी क्या होगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जब हम लोग इवन वो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व की तरफ लेके जाते हैं, तो वो 3 to 4 बिलियन जब हम लेते भी हैं तो उसके रिपरकशंस हम पे क्या आते हैं कि हमारा जो कहते हैं ना, टॉप टीयर का बंदा और बिल्कुल लो टीयर का बंदा सारा हिल के रह जाता है। दे कैन नॉट अफोर्ड देयर लाइफ एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों बहुत कॉम्प्लेक्स है। And the major reason why we cannot fight terrorism
in Pakistan is क्योंकि वो इंटरनेशनली स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। अगर कोई चीज़ इंडिजिनस होती है, कोई चीज़ लोकलाइज्ड होती है, इंटरनल होती है, तो आप उसको रिजॉल्व की तरफ लेके जा सकते हो। लेकिन जब वो एक्सटर्नली आप पे इम्पोज कराई जा रही है, तो आप इसको कैसे रिजॉल्व की तरफ लेके जाएंगे, जहाँ पे आई विल नॉट नेम, लेकिन काफ़ी बड़े एक्टर्स इन्वॉल्व है आप उस टेररिज्म के केसेस में। तो उस टेररिज्म को कैसे आप कर सकते हो? इट्स लाइक डायरेक्टली पिकिंग फाइट्स विद ऑल दोज powerful countries, which Pakistan, a fragile economy, a weak country, cannot afford at this point in time at least. तो पाकिस्तान को बहुत वक्त लगेगा। सबसे पहले इसको अपने इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व की तरफ लेके आना पड़ेगा। सेकेंडली, जो पोलराइजेशन हुई है उस पोलराइजेशन को ख़त्म करना पड़ेगा। ओनली देन इट कैन इरिडिकेट द एलिमेंट्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड इंटॉलरेंस, और वो जो टेररिज्म की वेव चली है उसका मुकाबला कर सकेंगे। अगर इसी पोलराइज सोसाइटी को ले जाते हुए आप टेररिज्म के खात्मे की बात करते हो, आई डोंट सी इट हैपनिंग। मेरे ख्याल से जो पोलराइजेशन भी कराई गई है पाकिस्तान में, जहाँ पे अवाम एक तरफ, हुकूमत दूसरी तरफ खड़ी हुई है, वो भी एक डिज़ाइन के तहत की गई है ताकि इसको और इतना मज़ीद पाकिस्तान को वीक बनाओ ताकि ये खड़े होने के काबिल ना हो सके। उसकी हुकूमत हिलना चाहे, वो चलना चाहे, पर वो चल ना सके। तो ये एक तरीके के तहत किया जा रहा है। हमें वो जो कहते हैं ना, हमें और वीक बनाने की तरफ लेके जाया जा रहा है, विच प्रोबेबली एट द मोमेंट the leadership is under immense pressure. They do not realize what is actually happening to them. लेकिन with time चीज़ें क्लियर होती जाएगी, ये फोक सेट असाइड हो जाएगी कि हमारे साथ हुआ क्या। डॉक्टर But by साहिबा, then I think we'll be ये too जो late. आपने पॉइंट रेस किया बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, ये जो स्ट्रक्चरल इम्पीरियलिज्म है, उस स्ट्रक्चर के तहत पाकिस्तान बुरी तरह फंसा हुआ है। उससे निकलने का तो रास्ता यही है कि सेल्फ रिलायंस पॉलिसी, जो कि ईरानियंस ने किया, और वो आप रिफॉर्म्स के ज़रिए ला सकते हैं। वो एलीट जो वेस्ट की तरफ सिर्फ देख रहे हैं, यानी अब उसकी यूएनडीपी की रिपोर्ट है, $17.5 बिलियन सालाना इनके लल्ले तल्लों पे जाता है। पाकिस्तान का बजट खसारा $20 बिलियन है। और फिर आप अपने जो पेरिफेरल नेशंस हैं पड़ोस के हिसाब में, उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं, तभी तो इस स्ट्रक्चर से आप बाहर निकलेंगे ना। ये हमें क्यों नहीं समझ आती बात? देखिए, सबसे पहले जो हमारी लीडरशिप है उनको पाकिस्तान फर्स्ट समझना पड़ेगा। इवन इफ इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ देयर पर्सनल इंटरेस्ट, ये उनको करना पड़ेगा। इफ़ दे आर रियली मुखलिस टू पाकिस्तान, तो उनको वो तमाम रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा जो शायद वो नहीं करना चाहते हैं, या उनके जो कहते हैं ना, उनकी कैपेसिटी का हिस्सा नहीं है, या जो उन पे एक्सटर्नल प्रेशर है उसके तहत वो नहीं कर पा रहे हैं। बट honestly, with this arrangement, whatever we have at the moment in Pakistan, things can never go in the right track or on the right direction. ये चीज़ें चली नहीं सकती है। ये यहीं पे होगा कि कहीं कहीं से ख़त आएगा तो कहीं से कोई शय मिलेगी कि हाँ, हम सपोर्ट कर रहे हैं आपको, खड़े रहो। लेकिन ये कैसे खड़े रहना है, क्योंकि आप ना चल पा रहे हो, ना बैठ पा रहे हो, ना फेस कर पा रहे हो, ना रिजॉल्व की तरफ लेके जा रहे हो। इवन इफ़ यू वांट टू ब्रिंग, जो रिफॉर्म्स की आप बात करें, इन हालात में आप मुझे बताएं जिस तरीके से ये हुकूमत बनी हुई है, वो रिफॉर्म्स भी कैसे बनाएंगे? There will be a problem between PPP and PMLN at the moment. Then there will be a problem between even these two larger political parties. If they unite on one agenda, they will face a very strong opposition. तो कैसे रिफॉर्म्स आएंगे? इस मुल्क को जो कहते हैं ना, इमीडिएट रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इमीडिएट एक्शंस की ज़रूरत है। हम लोग एक बहुत कॉम्प्लेक्स हालात से गुजर रहे हैं। वी कैन नॉट अफोर्ड अ वीक एंड फ्रेजाइल गवर्नमेंट लाइक दिस। हमें एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत चाहिए, जो लोगों की पीपल लेड हुकूमत हो, जिसके पास अवाम की जो सपोर्ट शामिल हो, अवाम उसको पसंद करती हो, अवाम उसको वहाँ पे हुकूमत का हिस्सा समझती हो और उसको मानती भी हो। इस मैंडेट वहाँ पे ठीक होता है, तभी चीज़ें चल पाएगी। ऐसे ऐसे और भी इंस्टेबिलिटी पैदा होगी और एक्सटर्नल फैक्टर्स उसका मज़ीद फ़ायदा उठाएंगे। ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त दुनिया में ना तब्दीली वाक़या हो रही है। आई मीन, अमेरिका इज़ नॉट द सोल सुपर पावर। जब हम देख रहे हैं कि अमेरिकन्स अपना लिबरल जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके ऊपर ख़ुद पानी फेरे खड़े हैं, जिस तरह आपने तस्करा किया कि विदाउट अप्रूवल ऑफ द कांग्रेस, जो कि चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है अमेरिकन सिस्टम में, और ये कांग्रेस के पास पावर होता है, स्पेशली सेनेट के पास पावर होता है जंग को शुरुआत करने का, हथियारों की तरसील करने का। उसके बावजूद भी $16 बिलियन के मज़ीद वेपन दिए जा रहे हैं। गालिबन कोई 15-16 F-15 की भी अप्रूवल होने जा रही है। उसके अलावा दूसरा गोला बारूद भी दिया जा रहा है। तो पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त मल्टीपोलैरिटी देख रही है। तो हम क्यों सारे अंडे जो हैं वो अमेरिकन बास्केट के अंदर डाले खड़े हुए हैं, जब वो सीपैक के भी ख़िलाफ़ हैं? और ये सारी इनस्टेबिलिटी, $7 बिलियन के हथियारों को छोड़ना, टीटीपी को जो हथियारों की तरसील हो रही है इंडियंस के थ्रू, जो फेटफ ने उस हवाले से रिपोर्ट की हुई है,
तो हम क्यों नहीं बैलेंस कर पा रहे? क्या हम इमोशनली, हमारा जो एलीट है, जो पॉलिसी मेकर है, वो इमोशनली अटैच है वेस्ट के साथ कि हम हर दफ़ा उन्हीं की तरफ सिर्फ देखते हैं? बहुत सही, राइट डायरेक्शन की आपने बातें की हैं। उससे पहले डॉक्टर ने जो कहा ना कि हमारे अंदर जो फरा साहिबा ने कि हमारे अंदर जो इशू है, हमारी गवर्नमेंट मेकिंग जो है और प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, और उस हुकूमत के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर जो प्रेजेंट लीडरशिप है, उस लीडरशिप पे आप प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक पहले आप ये सोच लें क्या वो उस इंटेलेक्चुअल लेवल के हैं कि वो मल्टीपोलैरिटी, यूनिपोलैरिटी और बाइपोलैरिटी को समझ सकते हैं। और उससे पहले आपने देखा कि पाकिस्तान ने एक कोशिश की, गलत थी या सही थी इस पर आप डिबेट कर सकते हैं, कि आप रशिया की तरफ जाएं, और पिछली हुकूमत जो है वो रशियंस की तरफ गई, तो उसके बाद आपने क्या देखा, क्या असर हुआ। एकदम अमेरिकन एम्बेसडर ने हर उस शख्स से मुलाकात की, हर उस शख्स को पैसा दिया जो रिजीम चेंज में शामिल था, अपना वो राजा रियाज से लेकर नीचे तक। खबरें आ गई टीवी पे, अपना क्लिप चल गए, लोगों ने कवर किया कि किस तरह जाके वो लोग जो हैं वो मैरियट होटल में ठहरे हैं और वहाँ पेमेंट हो रही है, थैलों के नंबर आ गए, थैलों के कलर आ गए जिसमें अपना करोड़ों रुपए लेके जाया जा रहा था। तो वो जो हुआ है, मेरा ख्याल अब ये लोग जो हैं वो उसी सिनेरियो से डरते हैं कि जी कि यही चीज दोबारा रिपीट ना हो जाए अगर इफ यू गो अगेंस्ट द अमेरिकन इंटरेस्ट। दुनिया में आप इंडिया को देखिएगा, और हमको देखना चाहिए एज ए केस स्टडी की। वैसे तो वहाँ जो दहशतगर्दी हो रही है और जो कुछ वो कर रहे हैं, जो मोदी जिस तरह कर रहा है और जिस तरह वो इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान अगेंस्ट एजेंडा इस्तेमाल कर रहा है, वो अपनी जगह पे। लेकिन उन्होंने जब रूस ने अफगानिस्तान में हमला किया, वो रूस के साथ खड़े हुए थे, अमेरिकन को गालियां दे रहे थे। लेकिन जब अमेरिकन ने अफगानिस्तान में हमला किया, वो अमेरिकन के साथ खड़े थे, तालिबान को गालियां दे रहे थे। तालिबान के दोनों टाइम पे वो खिलाफ रहे हैं। अब आज की तारीख में तालिबान भी उन पर डिपेंड करते हैं और अमेरिका भी उनको दोस्त बनाता है। तो भाई जब तक आप मल्टीपोलैरिटी नहीं रखेंगे, चाइना पाकिस्तान के साथ अगर कोई मुल्क खड़ा रहा है तो चाइना खड़ा रहा है, क्या ठीक है। अमेरिकन की तारीख में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि अमेरिकन ने पाकिस्तान को फौजी असला बहुत दिया। 65 से पहले आपकी जितनी आर्मर्ड कोर टैंकों की इंडक्शन थी और जिसके जरिए आपने बहुत बड़ी बड़ी टैंक बैटल्स भी लगी, इट वाज बिकॉज ऑफ द अमेरिकन इक्विपमेंट एंड द अमेरिकन टैंक्स। वी हैड बेटर टैंक्स, द बैटरी टेक्नोलॉजिकल बेटर टैंक्स थे एज कंपेयर टू द इंडियन। वो चीजें हैं, लेकिन अब दुनिया बदलती रहती है ना, आपने खुद देखा दुनिया बदल रही है। इस वक्त दुनिया यूनिपोलैरिटी पे नहीं खड़ी है। बहुत सारी वो ऑर्गेनाइजेशन वो बढ़ रहे हैं, ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, ऑकस बन रहा है आपके बाद, और चीजें सामने आ रही हैं। जापान सामने आ रहा है, स्विंग स्टेट्स हो गई हैं, बहुत सारी स्विंग स्टेट्स हैं जो चीज़ों पे इन्फ्लुएंस करती हैं, जो चीज़ों को मुख्तलिफ मुल्कों के साथ लेके चीज़ों को लेके आगे चलने की कोशिश करती हैं। तो पाकिस्तान क्यों अमेरिकन ब्लॉक में रह रहा है? हमारी एग्रीकल्चर तो हम खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं ना, अगर हम सिंसियरिटी से करें। हम हमारी चीजें अंदर, हमारे अपना इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर JF-17 थंडर बनाया, विच इज एन स्टेट ऑफ आर्ट एयरक्राफ्ट है। दुनिया की दो मुल्कों ने उस जहाज को खरीदा है। पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर अभी हैदर टैंक बना रहा है, और इस साथ आप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी चाइना के साथ बहुत काम कर रहे हैं। सी पैक है, इंडिया और अमेरिका शुरू से सी पैक के मुखालिफ है। हम चाइना के साथ सी पैक भी नहीं बनाते, जिसको हम खुद कहते हैं कि इट कैन बी अ गेम चेंजर। तो बात यहाँ पे सारी होती है कि द फॉल्ट डजंट लाई। मैं पहले डॉक्टर मुनव्वर कहते थे, जब मैंने अमेरिकन पर्सपेक्टिव दिया था उसमें मेरी बेसिस यही था कि जब हम अपने मुद्दे को खुद ही नहीं उठाते और हम दबे हुए रहते हैं, हम समझते हैं कि हम क्लाइंट स्टेट है अमेरिका की, ये रोल तो लीडरशिप ने प्ले करना है। अब जब मैं इस तमाम चीज को प्लेट पे अपना कागज पे रखता हूँ और उसको देखता हूँ, तो मुझे नजर आती है कि ये लीडरशिप ये समझती है कि अगर अमेरिका के क्लाइंट रहेंगे तो हमारी जो वो टेन्योर जो है 3 साल 2 साल वो प्रोटेक्टेड है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जाती टेन्योर प्रोटेक्टेड नहीं है। तो हमारे यहाँ ज्यादा बात जातियात के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। वी डू नॉट वांट टू मेक अ नेशनल पॉलिसी प्रोबेबली। तो ये चीजें जब तक हमारे अंदर से नहीं आएंगी तो फॉल्ट तो हमारी फिर पॉलिसीज में है ना, और उनको हम देखने की कोशिश नहीं कर रहे, बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग आउटवर्ड, वी आर लुकिंग इनवर्ड। और यही चीजें हैं जो शुरू से, अगर आपके रशिया के साथ ताल्लुकात कौन रोकता है? आज देखिए बाकी मुल्क, इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात देखिए, बल्कि वो जो उन्होंने कहा कि जी हमने वहां पे एक जमाने में इंडिया ने रशिया के अंदर अपना गवर्नमेंटल बैंक अकाउंट खोल लिया था
कि अगर रशिया के ऊपर सैंक्शन आए तो हम उस अकाउंट से उनको मुख्तलिफ चीजों के पैसे पे कर दें। अगर अमेरिकन उनके, चाइना, ईरान इतने अरसे चाइना के साथ बार्टर ट्रेड करता रहा, जब अब आप ईरान गैस पाइपलाइन बनाते हैं जहां से आपको चीप गैस मिल सकती है, चीप पेट्रोल मिल सकता है, तो अमेरिका बहादुर खड़ा हो जाता है कि वी विल नॉट अलाउ यू टू मेक, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शन है। बिल्कुल ठीक बात ये आपने है कहा फैजल, डॉक्टर बरगेडी साहब, बिल्कुल सही फरमाया कि इंटरनल हमें डिसऑर्डर को ऑर्डर में तब्दील करना होगा। नाज़रीन, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इजराइल का ईरानी कौंसलेट खाने और एम्बेसी के ऊपर दमिश्क में जो अटैक है उस पर बात। वेलकम बैक नाज़रीन। दो वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से। हमारे दोनों मेहमानों ने बड़ी तफसीलन उसके जवाब दिए, अपना तजिया पेश किया। डॉक्टर कमर चीमा ने भी अपना बड़ा तजिया अहम पेश किया। अब बात कर लेते हैं ईरान के कौंसलेट खाने के ऊपर दमिश्क में जो इजराइल ने अटैक किया है F-35 जेट तैयारों के साथ, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है अमेरिका की। वो तैयारे फ़कत इजराइल को गालिबन दिए में और गालिबन जापान को दिए में, उसके अलावा किसी और मुल्क को वो टेक्नोलॉजी अपनी शेयर नहीं करते। जिसमें 8 अफराद और एक कमांडिंग ऑफिसर जो अल-कुद्स के ब्रिगेड के जो सीनियर कमांडर थे रज़ा ज़ाहिदी, वो शहीद हुए हैं। और ईरान ने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे। इस हवाले से जो सीरिया के फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ईरान के कौंसल खाने का दौरा किया है। इस पे बात कर लेते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? सलामती कौंसिल के अंदर जो रेजोल्यूशन आई थी जिससे तासुर ये था गालिबन मिडल ईस्ट के अंदर अब अमन कायम होगा, लेकिन इस तरह के हमलों से तो ये वो एस्केलेट होते नज़र आ रही है। और लगता ये है कि नेतन्याहू जो बाइडन और अमेरिकन जो पॉलिसीज़ हैं ताकि यहाँ पे मिडल ईस्ट के थिएटर में ज़रा चीज़ों को मैनेज किया जाए, ताकि यूक्रेन के ऊपर कंसंट्रेट किया जाए, उसके ऊपर पानी फेरते हुए नज़र आ रहे हैं। और माजी में इस तरह की फुटेजेस भी हैं जहाँ पे नेतन्याहू कहते हैं कि मैं आसानी के साथ मैनिपुलेट कर सकता हूँ अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को। आपका तजिया क्या कहता है? मैं इसमें ये कह रहा था, देखें कि इजराइल ने जिस तरह इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की है, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं डॉक्टर साहब मिलती, एक बात। और दूसरा ये है कि इसमें जितनी भी स्टेट्स जो कि इन्फ्लुएंस कर सकती थी वो सारी की सारी खामोश रहीं। इसमें इंटरनेशनली इतना तासुर कमजोर हुआ है बैनुल अक़वामी लॉ का, इंटरनेशनल लॉ का, और बड़ी ताकतें इतनी एक्सपोज हुई हैं कि अब बस हर तरफ खामोशी है कि क्या हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला फ्रेज यहाँ पे बड़ा फिट आ रहा है। सो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा ऑल्टरनेट देखें, जब अमेरिकन या बाकी दुनिया इस तरह का माहौल रखेगी तो फिर जो ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर है रशिया का, चाइना का, ईरान में, मिडल ईस्ट का, उसको तकवीयत मिलेगी और लोग समझेंगे। जैसे साउथ अफ्रीका बोल पड़ा और उन्होंने कहा ये इंसानियत के खिलाफ है। सो मैं समझता हूँ इस पर थोड़ा सा इंटरनेशनल कम्युनिटी को सोचना चाहिए और कुछ मुल्कों को उठना चाहिए, ट्रेडिशनल अप्रोच से बाहर निकलें। लोग इस इशू के ऊपर, आपको पता है अमेरिका के अंदर से बाइडेन साहब के खिलाफ ओपिनियन बड़ी खिलाफ है, और सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन पास होने के बाद भी कुछ ना होना, मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी काउंसिल की भी क्या वक़्त रह गई। अब तो जब बड़ी ताकतों का दिल करता है और जहां पे उनका इंटरेस्ट होता है वो इंगेज हो जाते हैं, जहां उनका इंटरेस्ट नहीं होता वो ऐसे खामोश रहते हैं। सो मेरा ख्याल है कुछ ग्लोबली कुछ ममालिक को, इसमें चीन को आगे सामने आना चाहिए, लेकिन चीन भी आपको पता है डॉक्टर साहब वो अपने इंटरेस्ट के अलावा कुछ भी करने को तैयार नहीं। जहां पे उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट ना हो रहा हो वो दुनिया के अमन के लिए कोई इतना लंबा चौड़ा रोल प्ले नहीं करते, बिकॉज शायद वो समझते हैं कि ये अभी उनका वक्त नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इतना इंटरफेयर। नहीं, आपने सही फरमाया। वो तो अमेरिकन को अभी भी देखते हैं कि वो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो संभालें। इसी वजह से पिछले दिनों चाइना ने कहा था अगर इकनॉमिकली आप वीक हो रहे हैं तो हम आपको हेल्प आउट करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर फराब, इस सिनारियो को किस तरह से देखती हैं? ईरान, वो जो अमेरिकन के ख़िलाफ़ भी उन्होंने रिटेलिएशन दिखाई थी, इराक़ में उनके मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक किया था, तो इज़राइल ने जो ये अटैक किया है बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक, ये तो ईरानी मुल्क या उनकी सरजमीन का हिस्सा बनता है, काउंसलेट खाना या एम्बेसीज़, और उन ईरानी हुकूमत के ही कवानीन वहाँ पे चलते हैं, तो बज़ाहिर ये ईरान के ऊपर हमला है। तो क्या लगता ये है कि ईरान डायरेक्ट अटैक करेगा, प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल करेगा, किसी इजरायली एम्बेसी के ऊपर अटैक करवाएगा? पॉसिबिलिटी क्या है? देखिए, जिस तरीके से ये हमला हुआ है वो बिल्कुल उन्होंने इजरायली जैसे गए हैं और एम्बेसी पे वार किया है, वो एक सर्जिकल ऑपरेशन था, क्योंकि उसके 10 मीटर पे कैनेडियन एम्बेसी है, उसके आसपास बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स और ऑफिसेज है, तो उन सब को बच बचा के ईरानी एम्बेसी को ही मार गिराया है। और जो बंदा वहाँ पे मारा गया है वो ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं ये नहीं कहूँगी कि बाकी जो भी हुआ है वो एक्सेप्टेबल था। ईरान, अगर ये बंदा उसमें शहीद ना भी होता तब भी ईरान उसका
जवाब देगा और उस पर इस हमले का रिस्पॉन्ड बैक करेगा। लेकिन कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर पर्सन हु हैज़ बीन किल्ड इन दिस स्ट्राइक, 70 years old, 70 plus years old, he has always been considered as somebody who was always involved in providing financial, military, और वो जिसकी military जो planning होती है हिजबुल्लाह के लिए, वो तमाम ये बंदे के थ्रू किया जाता था. This is what Israelis believe in, and they say that's why they had the surgical operation against this particular brigadier general जिसको मारा गया है. Now coming over to your take on the international humanitarian law violation या international law violation in terms of कि जो embassies होती है, even जो embassy के staff members होते हैं, उन पे भी कोई लॉ लागू नहीं होती क्योंकि वो उसको उन ममालिक में कोई इम्यूनिटी दी जाती है. अगर इस एम्बेसी को मार गिराया है, दिस इज डायरेक्ट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ. लेकिन इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन तभी किसी एक ऐसे मुल्क को जो उसका आदी हो जाता है उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि मैंने क्या किया. उसने जिस इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन गाज़ा में की है, आई थिंक उसके बाद कोई लिमिटेशन नहीं रहती है कि दे रियली केयर अबाउट इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल सिस्टम, यूनाइटेड नेशन. और आप यहाँ पे बात कर रहे थे चीमा साहब के शायद चाइना आके खड़ा हो जाए. चाइना कभी नहीं आएगा क्योंकि हमें एक चीज़ समझनी होगी, चाइना की जो सोच है वो बनिए की सोच है. उसको पैसा बनाना है, दौलत बनानी है और वही काम करना नहीं, है. वो चीमा साहब का भी मौक़िफ़ यही था जो आप कह रही हैं. जी. और चाइना की जो है उसकी व्हाई दे आर नॉट इवन इंटरफेयरिंग इन अदर स्टेट्स अफेयर्स, क्योंकि उनकी नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी है. उनको जब ताइवान के केस में और उन पे सैंक्शंस लगे हुए थे, दे आर सो स्केयर्ड ऑफ सैंक्शंस इवन नाउ इन दिस डे एंड एज, जहाँ पे हर एक मुल्क जो है वो ज़ोरे बाजू से दूसरे मुल्क को कमज़ोर बनाने में लगा हुआ है. लेकिन चाइना जो है वो कभी भी सामने नहीं आएगा. चाइना ने ना श्रीलंका को बचाया, ना फ़िलिस्तीनियों को बचाया, ना चाइना ने पाकिस्तान को उस लिहाज तक बचाया जो वो कर सकता था. तो अगर वो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे, प्रॉब्ली वी विल नॉट बी सो इंक्लाइंड टूवर्ड्स वेस्टर्न कंट्रीज या बाकी वो तमाम ममालिक शायद जो हमसे अपने इंटरेस्ट के लिए फ़ायदे ले रहे हैं और पाकिस्तान को और चाइना के बॉर्डर्स को वीक बना रहे हैं. लेकिन चाइना विल नेवर एवर कम फॉरवर्ड क्योंकि एज आई सेड दे हैव दिस नॉन इंटरवेंशन पॉलिसीज. ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आप किस तरह से देखते हैं सिचुएशन को? क्या ईरान अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट अटैक करेगा, प्रॉक्सीज इस्तेमाल करेगा, या कोई ख़ास मुनासिब मौके के ऊपर कोई ख़ास चीज़ के ऊपर हिट करेगा? ईरान प्रॉक्सीज तो इस्तेमाल कर रहा है जी. अभी जो कुछ हुतीस कर रहे हैं और जो कुछ गाज़ा के अंदर हो रहा है, उस ब्रिगेड कह रहे हैं या बाकी, वो तमाम की तमाम चीज़ें ईरान ही उनको मनूवर कर रहा है. दूसरी बात यह कि ईरान के पास अभी उन्होंने अपना एक नया मिसाइल टेस्ट किया, आपकी नज़र से गुजरा होगा, मेरे जहन से उसका नाम निकल रहा है, और बहुत लॉन्ग रेंज कैरिंग मिसाइल है. उनके पास कैपेसिटी है जिसको वो, और मेरा ख्याल उनको करना चाहिए, क्योंकि अगर इजराइल उनकी एम्बेसी पे हमला कर सकता है तो व्हाई कांट दे अटैक ऑन ईरानी अपना इजरायली कंसर्न्स इनसाइड इजराइल और अराउंड जो मतलब तलवीर से बाहर लेके जो उनकी इंस्टॉलेशन है. आपने देखा कि बहुत सारे जो मिसाइल्स फायर हुए हैं, जो उनका जो डूम जो उनका एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है इजराइल का, वो उनको इंटरसेप्ट नहीं कर सका. और देयर आर मैनी वेज. ये ईरान का पहला उन्होंने जनरल तो नहीं मारा. इससे पहले कासमी को, उसके बाद जब मेरा ख्याल 2 महीने पहले भी एक सीनियर ऑफिसर थे जिनको टारगेट किया गया था. लेकिन ईरान ने अभी तक जो कुछ ईरान ने एटीट्यूड दिखाया है वो तो यही है कि एक वो उर्दू में चीज़ कह दी जाती है कि अब की मार, तो अब की मार तो वो करते जा रहे हैं. अब उन्होंने उनकी एम्बेसी पे हमला किया है और अभी भी उन्होंने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे. लास्ट टाइम भी उन्होंने कहा था हम चुप नहीं बैठेंगे. और ईरान जो है, इजराइल जो है, वो ईरान की रेंज के अंदर आता है बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए. लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरान भी अभी तक फुल फ्लेज जवाब देने से हेसिटेट कर रहा है. पहली बात ये कि ये चीज़ें जो है जो लीक हुई है कि वहाँ पे एक मीटिंग हो रही थी ईरानियन इंटेलिजेंस के दरमियान और पैलेस्टीनियंस जो है अल-कुद्स ब्रिगेड और बाकी जो लोग गज़ा में लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी इंफॉर्मेशन जो है ईरान जो एम्बेसी के अंदर ही किसी ने इजरायली मुसाद को प्रोवाइड की. और उससे पहले भी जो टारगेट हुए कासिम सुलेमानी का और एक उनके जनरल टारगेट हुए थे. तो बात यह है कि इसके अंदर ईरान को तो ये भी सोचना चाहिए कि उनकी इन तमाम चीज़ों की इंटेलिजेंस जो है वो पहुंच कैसे रही है इजराइल तक. तो ईरान को इस चीज़ के अंदर एक रिटेलिएशन और एक काउंटर अटैक जिसको आप कहते हैं, वो मेरा ख्याल दिखाने की ज़रूरत है ताकि इजराइल को एक मैसेज पहुंचे
इसराइल जो कुछ कर रहा है वो कहता है जी इसका स्कोप जो है लिमिटेड रहेगा उस जगह तक जहां पर वो टारगेट कर रहा है। यानी पैलेस्टाइन वो अभी सुप्रीम को अपना सिक्योरिटी काउंसिल जो करारदाद पास की है 14-1 से 14-0 से वो करारदाद पास हुई है क्योंकि अमेरिका अब्सटेन रहा था उसके अंदर। इसके बाद अब कौन सा फोरम रह गया जब हम कहते हैं ना कि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन जो सप्लाई होता है दुनिया को इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं उठाता। अब आप मुझे बताएं ना, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा था कि इंटरनेशनल दुनिया जो है वो मतलब मुसलमान ममालिक खामोश बैठे हुए हैं गजा और पैलेस्टाइन के ऊपर, और वो बल्कि इंतजार कर रहे हैं कि कब थोड़ा सा टेंशन कम हो तो हम जाके इसराइल को जप्फी मारें और उनको एक्सेप्ट करके अपनी एक स्टेटमेंट साइन करके दे दें। तो जब वहां पे इतनी 35,000 लोगों के मरने की आवाज को इवन मुसलमान ममालिक ने नहीं उठाया है और वो अपने कानों में जो है वो लोहे की चीजें देके बैठे हुए, आंखें उन्होंने बंद की हुई हैं, तो दुनिया में फिर इस बात को इसराइल की बदमाशी तो फिर जारी रहेगी ना। और यही चीजें हैं कि हमारी भी बात कोई इसलिए नहीं सुनता कि अमेरिका में असला इस्तेमाल हो रहा है तो कोई इस पर गौर नहीं करता। पाकिस्तान कहता है कि जी अफगानिस्तान दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है अफगान दहशतगर्दी है, हम पेंटागन को बता रहे हैं कि अफगानिस्तान दहशत, लेकिन उस बात को सुनने की तैयार नहीं होता सिवाय स्टेटमेंट देने की हद तक। बिल्कुल अब आपने क्या सही क्या फरमाया। देखिए क्या सिचुएशन है। आप सिक्योरिटी काउंसिल की एक करारदाद है, उनको एक अभी एक फोर्स तरतीब देनी चाहिए और वो फोर्स मौजूद है जिसको आप यूएन पीस कीपिंग फोर्स कहते हैं। आप उसको उतारिए अफगानिस्तान में रेल में लेके जबरदस्ती उतारिए, बिकॉज इंटरनेशनल लॉ आपको इजाजत देता है कि अगर जेनोसाइड किसी मुल्क में इस लेवल का हो रहा है तो वहां पे यूनाइटेड नेशन जो है वो इंटरफेयर करेगी, लेकिन नहीं कर रही क्योंकि वहां पे जो मर रहे हैं वो मुसलमान है। तो एक लाइन हमेशा याद रखिएगा कि जब मुसलमानों के ऊपर कोई दहशतगर्दी होगी तो कोई मुल्क नहीं बोलेगा दुनिया में, इवन मुसलमान ममालिक नहीं बोलेंगे। और अगर आप किसी एक वो जो है ना क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो अटेंटिंग ने कहा था, और उस सिविलाइजेशन पे अगर आप किसी और रिलीजन के बंदे को मार देंगे तो पूरी दुनिया अपनी पुच्छर पे खड़ी हो जाएगी कि यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है जी, मारा जा रहा है, फलाना मारा। म्यांमार में क्या हुआ था, मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, क्या म्यांमार की हुकूमत के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन आई? तो बात सिर्फ यहाँ पे इतनी है कि आज जो आप बात कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान चूंकि एक मुसलमान मुल्क है, गजा में भी मुसलमान मर रहे हैं, और ईरान जो है वो भी उसको भी टारगेट किया जा रहा है यहूदियों से। ब्रिगेडियर देखिए साहब एक आपने यहूदी बजा एक फरमाया। ये मजहब तो अलग है। सैमुअल पी हंटिंगटन ये भी कहते हैं ना कि कन्फ्यूजन जो सिविलाइजेशन है और इस्लामिक सिविलाइजेशन दो बड़े थ्रेट हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन के। डॉक्टर फरा आखिरी बस आप मुख्तसरन आप मुझे काइंडली बताइए, जो बाइडन साहब ने कहा, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने उसकी तरफ इशारा भी दिया कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ बहुत सारे अरब ममालिक तैयार हैं इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, क्या ये करारदाद उसी के लिए लाई गई थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में? और अगर लाई गई थी तो फिर अगेन आई वुड से कि नेतन्याहू ने तो उस पर पानी फेर दिया। जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ है उसमें काफ़ी जो नोन और इस्टेब्लिश कंट्रीज़ है, दे आर ऑल अबाउट टू एक्सेप्ट इज़राइल, और वो रिकग्निशन और उसको मानना वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको अचानक से इज़राइल से बहुत मोहब्बत हो गई है। नो, इट्स फॉर देयर ओन म्यूचुअल बेनिफिट्स। जैसे मैंने बात इससे पहले की कि पाकिस्तान को भी इसी तरीके से जाना चाहिए जहाँ से इसको फ़ायदा हो, उन तमाम ममालिक के साथ इसको अच्छे ताल्लुकात इस्तेवार रखने चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि पाकिस्तान भी जाके इज़राइल को रिकग्नाइज़ करे, ऑफ कोर्स वी हैव पब्लिक सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हियर, नहीं, वो हमारे लेकिन इंटरेस्ट के भी ख़िलाफ़ है ना डॉक्टर फराज। जो हमारा जो स्टांस है कश्मीर जी के ऊपर, उसके जी वो भी जाता है जब यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन जो आई हुई है कश्मीर के ऊपर, जो हम मुद्दा जो कश्मीर पे उठाते हैं, जो हमारा आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान वजूद में आया है, वो तो फिर आपका स्टांस जो है, आपका नैरेटिव जो है, वो तो फिशा फिशा हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे अपने हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट होते हैं और उस इंटरेस्ट के मुताबिक उसको चंद ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात इस्तेवार रखने चाहिए होते हैं। नाउ इफ़ ऑल दी स्टेट्स, इसमें सऊदी अरेबिया आ जाता है, यूएई आ जाता है, कतार आ जाता है, इन तमाम को इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करने में देर ही नहीं थी कि उसमें ये गाज़ा का वाक़या हो गया। एंड आई थिंक इट वाज़ वेरी बैड टाइमिंग। शायद वो तैयार नहीं थे और शायद हमास ने इसीलिए ये हमला किया ताकि ये जो इनकी रिकग्निशन का वो जो फाइनल मोमेंट्स पे चल रहे थे वो डिले पे चला जाए। आई थिंक मिशन अकम्प्लिश्ड, क्योंकि अभी इन हालात में अगर वो एक्सेप्ट करेंगे और रिकग्नाइज करेंगे, इट विल रिसीव अ ह्यूज ब्लो फ्रॉम द पीपल विद इन। डॉक्टर कमर चीमा साहब, अगर आप मौजूद हैं तो आप अगर इसको कंक्लूड करना चाहें प्रोग्राम को। देखें, इसमें मैं तो जो चीज़ ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुई है और हर रोज़ हम ये देख रहे हैं कि लोगों का एतमाद इंटरनेशनल सिस्टम पे हट रहा है
और लोग एक तरफ से एक्सपोज्ड हैं इन फ्रंट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, दूसरी तरफ हम स्टेट ऑपरेशन देखते हैं, तीसरी तरफ हम ग्लोबली जो ग्रेट पावर कंपटीशन है उसको देख रहे हैं, और आम आदमी को समझ नहीं आ रही कि ये दुनिया में क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें एक जिसे वो कहते हैं ना पॉज एंड थिंक की स्ट्रैटेजी इंटरनेशनल कम्युनिटी को अडॉप्ट करनी चाहिए, जिसमें जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जिसे ग्लोबल साउथ कह लें आप, इसको थोड़ा उठ के बात करनी पड़ेगी और अपने लोगों के हकूक के लिए बात करनी पड़ेगी। और ये जो अरब ममालिक हैं, हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं, जो बड़े वेल सेटल्ड हैं और जो अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, इनकी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा है कि वो अगर मुसलमानों के हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करें तो तभी जाके मैं समझता हूँ कि अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अगर साइलेंस दिखाई गई, जिस तरह ये जो क्रिमिनल साइलेंस पिछले 6 महीनों में दिखाई गई है, तो मैं समझता हूँ कि इससे अब काफ़ी नुकसान भी हुआ है और लोगों का सिस्टम पे एतमाद भी ख़त्म हो गया। सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, डॉक्टर फराह नाज, आप जुड़ी हुई थी हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे को होस्ट हैं। आखिर में जो डॉक्टर कमर चीमा ने कहा कि नाउ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्लोबल साउथ की कि किसी फोरम पे, चाहे वो नाम का हो, ब्रिक का हो, SCO का हो, और स्पेशली द मुस्लिम वर्ल्ड OIC के प्लेटफॉर्म पे उनको मुतहरक होना पड़ेगा ताकि ग्लोबल साउथ के जो ये मसाइल हैं उनको हल करें। और स्पेशली जो मुसलमान मुल्कों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो जेनोसाइड हो रहा है, जो उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया, चाहे वो इराक़ है, अफ़गानिस्तान है, लिबिया है, सीरिया है, और अब जो कुछ गज़ा के अंदर हो रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी OIC की बनती है। इसी वजह से वो वजूद में आई थी। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल नहीं करती तो फिर लामोहाल है, एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, नई ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आएगी। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।